वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर मलयालम मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है टर्बो, जिसमें मम्मूटी भाई साहब लीडिंग रोल पर है और उसी तरह इसमें डिफरेंट इंडस्ट्री के कैरेक्टर्स भी है, जैसे कन्नड़ा से आर.बी. शेट्टी, तेलुगु से सुनील और तमिल से विजय सेतुपति। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही तमिलनाडु के किसी एरिया में दिवाली मना रहे होते हैं। इसी दरमियान में विंसेंट नाम का एक बंदा अपनी गैंग के साथ वेंकटेश नाम के एक बंदे के घर में आकर उसकी सारी फैमिली को मार देता है। दूसरी तरफ केरला में वक्काचन नाम का एक बंदा एक चर्च फादर से मुलाकात करके कहने लगता है कि हर साल हमारे चर्च का फेस्टिवल चलते आ रहा है, लेकिन हर साल वो जोश किसी न किसी बंदे से झगड़ा करके सारा फेस्टिवल को सत्यानाश कर रहा है। उस जोश की वजह से काफी सारा नुकसान भी होता है। इसीलिए फादर जी हम लोगों ने ये सोचा कि इस बार फेस्टिवल के दिन जोश को कहीं दूर भेज दे, मतलब जोश को एक ट्रिप पर भेज देते हैं और वो सारा खर्चा मैं ही उठाऊंगा। तो वो चर्च का फादर ओके कहने की वजह से दूसरे दिन वो फादर और वक्काचन जोश की माँ के पास जाकर यही सारी बात समझाने लगते हैं। तो जोश की माँ भी ओके कह देती है, चलो ठीक है, मैं जोश से बात करके उसे ट्रिप पर भेज दूंगी। उसके बाद फेस्टिवल के दिन सिटी में काम करने वाला जेरी नाम का एक बंदा जोश के घर के पास आता है। जोश को बुलाने लगता है कि चलो भाई हम फेस्टिवल पर चलेंगे। तभी जोश की माँ जेरी से कहने लगती है कि इस बार तुम्हारा जोश भैया फेस्टिवल पर नहीं आएगा। जोश को देखकर कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे सारे सामान बैग में पैक कर लिया और इसी तरह उसमें पैसे भी है, तुम 3 दिन तक घर वापस मत आओ, कोडाईकनाल जाकर वहाँ पर एंजॉय करके आ जाओ। तो जोश बेचारा ट्रिप पर चला जाता है। खैर उसी रात एक गैंग इस चर्च के फेस्टिवल पर आकर जेरी को बहुत मारने पीटने लगते हैं। मतलब लास्ट ईयर जोश और इन लोगों के बीच कुछ झगड़ा हुआ था, इसीलिए ये गैंग इस बार यहाँ पर आकर जेरी और उसके फ्रेंड्स को बहुत मारने पीटने लगते हैं। लेकिन तभी जोश वापस अपने गांव लौटकर उन सारे लोगों को बहुत मार पीट कर वहाँ से भगा देता है। अब इसी फाइट के दौरान जेरी बहुत जख्मी हो चुका होता है। जोश फटाफट से जेरी को हॉस्पिटल पहुँचाता है। तभी जोश का एक पुलिस फ्रेंड डेविस जोश के पास आकर कहने लगता है, अरे जोश, कल रात जो गैंग आई थी वो तुम्हारे लिए नहीं आई थी, वो जेरी के लिए आई थी, उसे मारने पीटने के लिए। जेरी किसे प्यार कर रहा है, उसका नाम है इंदुलेखा। इंदु की फैमिली वालों ने इस रिश्ते से मना कर दिया। कल इंदु की एंगेजमेंट होने वाली है और जेरी वहाँ पर जाकर कुछ कांड ना कर दे, इसीलिए इंदु की फैमिली वालों ने कुछ बंदों को जेरी के पास भेजा उसे मारने पीटने के लिए। जो सोचने लगता है अरे यार अब क्या होगा, एक तरफ ये जेरी बेहोश पड़ा है और दूसरी तरफ इंदु की एंगेजमेंट होने वाली है। जो उसको एक जबरदस्त आइडिया आता है, फटाफट से जेरी का फोन लेकर उसके फिंगरप्रिंट से अनलॉक करके इंदु का नंबर ढूंढने लगता है। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि इसके मोबाइल में इंदु के नाम से काफी सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जैसे इंदु इंस्टा, इंदु स्नैपचैट, इंदु बम्बल, इंदु +2। अब डेविस और जोश को समझ में नहीं आता कि इनमें से जेरी की इंदु कौन है। डेविस सारे लोगों को कॉल करने लगता है। दूसरी तरफ इंदु के घर में एंगेजमेंट की तैयारियां चलती रहती है। उसी वक्त सिटी से इंदु की छोटी बहन नीरू भी आती है। अपनी बड़ी बहन इंदु से पूछने लगती है कि अब तो तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली है, क्या जेरी यहाँ पर आएगा, कब आएगा। उसी वक्त जोश इंदु के घर पर आकर इंदु के घर वालों को समझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो नहीं मानते, जोश पर हाथ उठाने लगते हैं। तो जोश भी इंदु के घर वालों को मार पीट कर इंदु को वहाँ से भगा ले आता है। जेरी के पास ले जाने पर जेरी तो साफ मना कर देता है कि ये कौन लड़की है, किसको उठा ले आए तुम। मतलब जेरी मुकर जाता है इंदु को अपनाने के लिए। तो जोश सोचने लगता है अरे यार अब मैं क्या करूं। इंदु से पूछने लगता है क्या मैं तुमको तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर दूं। इंदु कहने लगती है कि तुमने इतना बड़ा कांड कर दिया, अब मैं घर भी नहीं जा सकती और वैसे भी मैं चेन्नई में जॉब करती हूँ, मुझे बस स्टॉप पर ड्रॉप कर दो, मैं वापस चेन्नई चली जाऊंगी। तो जोश भी ओके कहकर इंदु को चेन्नई की बस में बिठाकर उसको चेन्नई भेज देता है। उसी वक्त जोश की माँ जोश को कॉल करके कहने लगती है, मैंने सुना है तुमने किसी लड़की को किडनैप कर लिया, पुलिस वाले हमारे घर पर आ चुके हैं। देखो जोश, मेरी बात अच्छे से ध्यान में रखो, तुम फटाफट से उस लड़की को उसके घर के पास ड्रॉप करो, तभी घर में अपने कदम रखना जब तक तुम वापस घर मत आओ। तो जोश फटाफट से उस बस को चेस करते हुए इंदु के पास जाकर इसको वापस बुलाने लगता है। इंदु यही कहने लगती है कि मैंने तुमको ऑलरेडी कहा ना कि मैं कहीं पर भी नहीं जाने वाली, अब मैं चेन्नई जा रही हूँ बस। तो जोश भी इंदु के साथ चेन्नई जाने का डिसाइड कर लेता है। इसके बगल में आकर बैठता है, समझाने की कोशिश करने लगता है कि तुम मेरी सिचुएशन को समझ नहीं रही हो, मैं तुमको तुम्हारे घर पर ड्रॉप करूंगा तो तभी मेरी माँ मुझे घर के अंदर आने देगी, और ऊपर से मेरे घर के पास पुलिस वाले हैं, और वैसे भी तुम्हारे पास रात भर का समय है, अच्छे से सोचो, मैं भी तुम्हारे साथ चेन्नई आऊंगा, सुबह हम दोनों वापस केरला आ जाएंगे। और वैसे भी क्या तुमको पता है
तुमको घर से भगाने के लिए मैंने बहुत तकलीफ उठाई। जेरी बेहोश पड़ा था। उसके फोन में बहुत सारे इंदू के नाम से कांटेक्ट थे। समझ में नहीं आया कि तुम्हारा नंबर कौन सा है। इसी बातों में इंदू भी अपने बारे में बताने लगती है कि मैं ICB बैंक में ब्रांच मैनेजर हूँ। खैर जब जो सोकर उठता है तो इसके बगल में इंदू नहीं होती। इसको कब का छोड़ के जा चुकी होती है। बस से बाहर आने के बाद इसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब ये कहाँ पर जाए। दूसरी तरफ एंड्रयू नाम का एक बंदा इंदू से मिलने के लिए उसके बैंक पर आता है। थैंक यू बोलने लगता है कि आपने मेरा लोन पास कर दिया। मेरा शोरूम ओपनिंग है, आपको जरूर आना पड़ेगा। उसके बाद XMLA दिल्ली बाबू आकर इंदू से झगड़ा करने लगता है कि मैंने जमीन के सारे पेपर्स सबमिट कर दिया, लेकिन फिर भी तुमने मुझे लोन अप्रूव नहीं किया। इंदू दिल्ली बाबू को समझाने लगती है, अरे सर आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है, अगर सही होते तो मैं खुद पास करवा देती। लेकिन वो फिर भी बहुत झगड़ा करने लगता है। सिक्योरिटी गार्ड्स की मदद से दिल्ली बाबू को बाहर ढकेल देती है। उसके बाद जोश किसी भी तरह से इंदू के पास आता है। कहने लगता है, अरे यार ये क्या कर दिया तुमने, बिना मुझे इन्फॉर्म किए वहाँ से चली आई। तुम्हारे बैंक को ढूंढने के लिए मैंने तो बहुत मेहनत की। इंदू कहने लगती है कि मैंने आपसे ऑलरेडी कहा कि मैं वापस अपने घर पर नहीं जाने वाली। इस तरह से इन दोनों के बीच हल्के से झगड़ा होने लगता है। जो सोच रहता है कि जब तक इंदू वापस घर पर नहीं आएगी वो चेन्नई में ही रहेगा। इस तरह से एक छोटी सी लॉज में स्टे करने लगता है। लेकिन उस लॉज में गर्म पानी ना आने की वजह से उस लॉज वाले बंदे से झगड़ा करके उसको बहुत मारने पीटने लगता है। तो वो लॉज वाला बंदा जोश के ऊपर कंप्लेंट दर्ज करने लगता है। वो पुलिस वाला इंदू को पुलिस स्टेशन पर बुलाकर सारी बात समझाने लगता है और ये भी कहने लगता है कि उस बंदे ने तुम्हारा नाम ही लिया कि इस शहर में वो तुमको ही जानता है, इसीलिए हमने तुमको बुलवाया। फाइन पे करके उसको छुड़ा ले जाओ। तो इंदू उसी तरह से उस पुलिस वाले को हल्के से रिश्वत देकर जो उसको बाहर लाती है। बाहर आने के बाद कहने लगती है कि देखो तुम मेरे फ्लैट पर आकर फ्रेश अप वगैरह होकर अगली बस पकड़कर तुम केरला चले जाओ, अब यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं। तो जोश भी इसके लिए हाँ कह देता है और समझ लेता है कि अब जेरी से जाकर बात करेगा। थोड़ी देर के बाद नीरू केरला से इंदू के पास आती है। कहने लगती है कि फ्लाइट में मेरी मुलाकात जेरी से हुई। जेरी के फादर को ऑलरेडी 2 बार हार्ट अटैक आ चुका था और कल तुम जब सडनली उसके घर के पास पहुंच गई तो जेरी को कुछ भी समझ में नहीं आया, इसीलिए तुमको पहचानने से इनकार कर दिया। उसी वक्त जेरी भी इंदू के पास आता है, समझाने लगता है, प्लीज इंदू मेरी सिचुएशन को समझो। तुम सडनली घर के पास आ गई, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं तुम्हारे बारे में मेरे पेरेंट्स को कैसे बताऊं, क्या बताऊं। इंदू कहने लगती है, ठीक है मैं उसके लिए तुमको माफ कर दूंगी, लेकिन तुम्हारे फोन में इंदू के नाम से काफी सारी लड़कियां हैं, वो कौन है। इस तरह से इसको एक छापड़ लगाकर वहाँ से भेज देती है। उसके बाद जब जोश केरला के लिए निकलने ही वाला होता है तो तभी जोश का फ्रेंड डेविस जोश को कॉल करके कहने लगता है, उस इंदू के फैमिली में काफी सारे लोग इंडियन आर्मी में है और उसी तरह उन लोगों ने तुम्हारे ऊपर काफी सारे केसेस दर्ज कर दिए। अगर तुम वापस केरला आए तो पुलिस वाले तुमको अंदर कर देंगे, तुम बाहर ही नहीं आ पाओगे, कुछ दिन तुम चेन्नई में ही रहो। उसके बाद जब जेरी वापस अपने बैंक पर जाता है तो सीतू नाम की एक लड़की जेरी से कहने लगती है, जब तुम लीव रखकर अपने गांव पर गए थे उस वक्त वेंकटेश नाम के एक बंदे की फैमिली हमारे बैंक पर आए थे। एक कंप्लेंट दर्ज की उन लोगों ने। वेंकटेश के ससुर मरे हुए काफी साल हो गए और उनके याद में वेंकटेश की वाइफ ने अपने फादर की सिम इस्तेमाल कर रही थी। तो सडनली एक दिन उस नंबर को एक मैसेज आया कि 70 लाख रुपए विथड्रॉ हुए। वेंकटेश की फैमिली को ये भी नहीं पता कि उनके नाम से एक बैंक अकाउंट भी था, उसमें पैसे भी थे। 2 दिनों के बाद मैंने वेंकटेश को कॉल करने की कोशिश की लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ में रहा। और यहाँ पर एक और शॉकिंग बात यह है जेरी कि वो 70 लाख ट्रांसफर होने में तुम्हारे ही पासकी का इस्तेमाल किया गया। ये सुनने के बाद जेरी शॉक में रह जाता है कि मरे हुए बंदे के बैंक अकाउंट से पैसे कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं और ऊपर से मेरी पासकी इस्तेमाल करके उस ट्रांजैक्शन के बारे में हल्के से इंक्वायरी करने लगता है। उसके बाद जोश जेरी से मुलाकात करके कहने लगता है कि अगर मैं केरला वापस गया तो पुलिस वाले मुझे अरेस्ट कर लेंगे, मैं कुछ दिन यहीं पर रहना चाहता हूँ। जेरी हल्के से डांटने लगता है कि तुमने मेरे फोन के कॉन्टेक्ट्स के बारे में इंदू से क्यों कहा, वो मेरे पुराने कॉन्टेक्ट्स थे, अब मैं उनसे टच भी नहीं हूँ। जोश कहने लगता है, अरे यार वो तो बस बातों ही बातों में निकल गया। इस तरह से रिक्वेस्ट करने लगता है तो जेरी फाइनली मान जाता है कि तुम मेरे ही रूम में रहो लेकिन मुझसे बात मत करना, तुम्हारी वजह से इंदू अब मुझसे बात नहीं कर रही। उसके बाद जेरी सीतू से मुलाकात करके कहने लगता है कि मेरे पासकी की मदद से लास्ट ईयर 80 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ और इसके बारे में मुझे पता भी नहीं है। मरे हुए लोगों के अकाउंट्स में काफी दिनों तक अमाउंट वहीं पर रहता है। कुछ फैमिली मेंबर्स को पता भी नहीं होता कि उनके नाम पर एक अकाउंट भी है, लेकिन कोई हमारा बैंक का ही बंदा बहुत ही पक्का प्लानिंग के साथ इन सारे अकाउंट्स को एक्सेस करके
उसमें के पैसे दूसरे अकाउंट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है सीतू। दूसरे सीन में वेट्री नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जिसके सफेद काले बहुत सारे धंधे होते हैं और यहाँ की गवर्नमेंट वेट्री के काम में दखलंदाजी करने की वजह से वेट्री सारे एमएलएस को खरीद लेता है और उसी तरह प्लानिंग भी करने लगता है कि फटाफट से इस गवर्नमेंट को गिरा दिया जाए, अपने किसी बंदे को सीएम बनाए ताकि इसके सारे काम आसानी से हो जाए। एक लेडी जर्नलिस्ट इसके बारे में पता करके मीडिया के सामने आकर सारी सच्चाई बताने लगती है वेट्री के बारे में। तो उसी वक्त वेट्री उस जर्नलिस्ट को पकड़कर उसको बेरहमी से मार देता है अपने मछली की फैक्ट्री में लाकर। दूसरी तरफ जोश दोबारा इंदु से मुलाकात करके कहने लगता है कि मैं कुछ दिन यहीं पर चेन्नई में रहने वाला हूँ, अगर तुम मेरे लिए एक छोटी सी जॉब ढूंढ दोगी तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। उसी वक्त एक्स एमएलए दिल्ली बाबू अपने आदमियों के साथ दोबारा इंदु के बैंक के पास आकर इंदु को मारने पीटने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जोश उन सारे लोगों को मार पीट कर वहाँ से भगा देता है, इंदु की हेल्प करने लगता है। उसके बाद इंदु जिस बंदे को लोन अप्रूव किया था वही एंड्रयू उस बंदे के पास जाकर जोश के बारे में बताने लगती है कि मेरे जान पहचान का बंदा है, अगर आपके पास कोई जॉब हो तो उसको दे देना। सो इंदु की बात मानकर एंड्रयू जोश को अपना पर्सनल ड्राइवर बना लेता है। बाद में एंड्रयू, इसका बॉडीगार्ड और जोश एक लोकल डॉन ऑटो बिल्ला के पास जाते हैं। एंड्रयू ऑटो बिल्ला को 25 लाख रुपए देकर कहने लगता है कि मैं आपको बस इतना ही दे सकता हूँ, प्लीज आप मेरे बिजनेस में दखलंदाजी मत करिए। तो इस बार ऑटो बिल्ला एंड्रयू से 1 करोड़ मांगने लगता है कि अब मेरा रेट बढ़ चुका है। जब एंड्रयू इसके लिए मना करने लगता है तो ऑटो बिल्ला के आदमी एंड्रयू और उसके बॉडीगार्ड को बहुत मारने पीटने लगते हैं। ये देखकर जोश ऑटो बिल्ला के आदमियों को बहुत मारने पीटने लगता है, जबरदस्त फाइट होने लगती है। जोश का ये कारनामा देखकर एंड्रयू बहुत खुश होकर जोश को एक अच्छा सा फ्लैट रहने के लिए दे देता है। उसके बाद जोश अपनी माँ को भी चेन्नई बुलवा लेता है अपने साथ रहने के लिए। इसी दरमियान में जोश इंदु के माँ बाप से बात करके इंदु और उसकी फैमिली के बीच समझौता करवा देता है। खैर एक दिन जेरी अपने ब्रांच मैनेजर से मुलाकात करके कहने लगता है कि मैडम हमारे बैंक से एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है, मरे हुए लोगों के अकाउंट में पहले थोड़े थोड़े पैसे डिपॉजिट होकर बाद में बड़ा अमाउंट ट्रांसफर किया जा रहा है और जिन जिन बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर हो रहा है वो छोटे मोटे मजदूरी करने वाले लोग हैं और ये सारे मजदूर फैक्ट्री के फैक्ट्री में काम करने वाले बंदे हैं। बिना उनकी जानकारी के उनके नाम पर अकाउंट ओपन करके उनके अकाउंट को ट्रांसफर करके बहुत बड़ा अमाउंट दोबारा वो अमाउंट विथड्रॉ करवा रहे हैं। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि वो ब्रांच मैनेजर भी वेट्री की ही बंदी होती है। ये जानने के बाद वेट्री अपने एक लेडी एम्प्लॉय के पास आकर कहने लगता है कि मैंने तुमसे ऑलरेडी कहा ना कि ट्रांजैक्शन करने से पहले SMS अलर्ट को ऑफ कर दो, दोबारा तुमने ये गलती कर दी। ऐसा कहते हुए वेट्री उस लड़की को मार देता है। दूसरी तरफ जेरी इंदु से मुलाकात करके इसी स्कैम के बारे में बताने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि ऐसा ही स्कैम इंदु के बैंक में भी हो रहा होता है, लेकिन इंदु जेरी से बात ही नहीं करती। इसी दरमियान में जेरी ये ऑब्जर्व करता है कि वेट्री के आदमी इसको फॉलो कर रहे हैं और जब ये पार्किंग लॉट में होता है इसके ऊपर हमला भी किया जाता है, लेकिन जेरी किसी भी तरह से अपनी जान को बचा लेता है। रात होने के बाद जब जोश वापस अपने अपार्टमेंट में जाता है तो वहाँ पर ऑलरेडी ऑटो बिल्ला और उसके आदमी बैठे होते हैं। तो जोश इन सारे लोगों को दोबारा मार पीट कर वहाँ से भेज देता है। बाद में जब अपने बेडरूम में जाता है तो उस रूम में जेरी फांसी लगाकर मर चुका होता है। बाद में पुलिस वाले इंक्वायरी करके जोश से कहने लगते हैं कि जेरी ने आत्महत्या कर लिया। मरने से पहले जेरी ने अपने फादर को एक मैसेज भेजा कि मेरा लव फेल्यूर होने की वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। इस तरह से इस केस को क्लोज कर देते हैं। ये जानने के बाद जोश और इंदु बहुत दुखी होने लगते हैं। दूसरी तरफ वेट्री का आदमी विंसेंट वेट्री से मुलाकात करके कहने लगता है कि वो जेरी मरने से पहले कुछ लोगों से मुलाकात किया, उनमें से इंदु नाम की एक लड़की भी है। तो ये जानने के बाद वेट्री अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके इंदु को उसकी जॉब से निकलवा देता है, और वो भी बिना कोई रीजन के। उसके बाद जब इंदु अपने अपार्टमेंट जा रही होती है तो उसी वक्त वेट्री के आदमी उस बस में आकर इंदु पर हमला करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन आइन टाइम पर जोश यहाँ पर आकर इन सारे लोगों को मार पीट के वहाँ से भगा देता है। रात होने के बाद वो लड़की सीतू इंदु के पास आकर कहने लगती है कि जेरी ने आत्महत्या नहीं किया, उसकी हत्या हुई है। इस तरह से उस स्कैम के बारे में सारी बात बताने लगती है। उस रात जेरी ये सारी बात जोश को बताने के लिए उसके अपार्टमेंट में गया, लेकिन उसी वक्त वेट्री के आदमी आकर जेरी को मार दिया। जेरी मरने से पहले वो मुझसे वीडियो कॉल में बात कर रहा था और वेट्री के आदमी उस वीडियो कॉल में मुझे भी देख लिया, वो लोग मुझे भी मार देंगे, इसलिए मैं दुबई जा रही हूँ। इस तरह से वो सारे सबूत इंदु को देकर वहाँ से चली जाती है। जो इंदु से कहने लगता है कि अब तुम्हारी जान को भी खतरा है, चलो हम फटाफट से केरला वापस लौट जाएंगे।
इंदु कहने लगती है कैसे कैसे लौट जाएंगे, मैं सुकुमार नाम के एक सिंसियर पुलिस ऑफिसर को जानती हूँ, उसे जाकर ये सबूत देंगे। इस तरह से जोश और इंदु उस सुकुमार के पास जाकर ये सारी बातें एक्सप्लेन करने लगते हैं। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि वो पुलिस ऑफिसर सुकुमार भी वेट्री का ही आदमी होता है। वेट्री पुलिस स्टेशन पर आकर जोश और इंदु को मारने की कोशिश करने लगता है। दोबारा यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट होने लगती है। जोश उन सारे लोगों को मार पीट कर इंदु को वहाँ से ले जाता है और इंदु से कहने लगता है कि अब वो वेट्री हमारी फैमिली को टारगेट करेगा, तुम फटाफट से तुम्हारी बहन को फोन करो, मैं मेरी माँ को फोन करूंगा। जब जोश अपनी माँ को कॉल करता है तो उसकी माँ रो रही होती है। पूछने लगता है कि अरे माँ क्या हुआ, क्यों रो रही हो। जोश की माँ कहने लगती है कि बेटा टोनी स्टार्क हमें छोड़कर चला गया, वो मर गया। मतलब जोश की माँ मार्वल मूवीज की फैन होती है और एंड गेम देखकर रो रही होती है इसकी जात का। बाद में जोश अपनी माँ को यही बात बताने लगता है कि कुछ गुंडे तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुम थोड़ा सावधान रहना। तो उसी वक्त विंसेंट और उसके आदमी जोश की माँ के पास आने लगते हैं। तो जोश की माँ ने गैस सिलेंडर से कुछ ऐसा सेटअप किया होता है, जब वो लोग दरवाज़ा ओपन करते हैं वो सिलेंडर ब्लास्ट होकर काफ़ी सारे लोग जख्मी हो जाते हैं। एट द सेम टाइम वेट्री के कुछ आदमी इंदु की छोटी बहन न्यूरी के फ्लैट के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी ऑटो बिल्ला और उसके आदमी बैठे होते हैं। वेट्री के आदमियों से कहने लगते हैं कि हमने ये फ्लैट रिसेंटली खरीदा। मतलब यहाँ पर ऑटो बिल्ला जोश की मदद करते रहता है। सो फाइनली जोश अपनी माँ और इंदु की छोटी बहन नीरू को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन सारी जगह पर चेकपोस्ट होने की वजह से जोश उस पुलिस ऑफिसर सुकुमार के पास आकर उसको डरा धमकाकर इनको शहर से बाहर करने के लिए कहता है। इस तरह से सुकुमार खुद इन सारे लोगों को सारे चेकपोस्ट को पार करवाने लगता है। लेकिन किसी जगह पर ड्रॉप करने के बाद वो सुकुमार उस गाड़ी में अपना फोन छोड़ देता है और उस लोकेशन के बारे में वेट्री को बताने लगता है। तो वेट्री के आदमी उस गाड़ी को फॉलो करने लगते हैं। इस तरह से यहाँ पर बहुत ही लंबी चेजिंग होने लगती है। फाइनली वेट्री के आदमी उस गाड़ी को ठोककर इंदु को वेट्री के पास लाते हैं। जोश अपनी माँ और नीरू को एंड्रू के पास ड्रॉप करके वो वेट्री के पास जाने लगता है इंदु को बचाने के लिए। वेट्री कहने लगता है कि तुम समझ रहे हो कि तुम्हारी फैमिली उस एंड्रू के पास सेफ है, लेकिन मेरे आदमी कब का एंड्रू के पास पहुंच चुके हैं। जोश कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम अपने सारे आदमियों को वहां पर भेजोगे, मेरी फैमिली को टारगेट करोगे, लेकिन मेरे पास प्लान बी था। इंदु का फादर अपने बटालियन के साथ वहां पर पहुंच चुका है और उसी तरह तुम्हारे खिलाफ जो जो सबूत थे उन सारे सबूतों को मैंने दिल्ली बाबू के हाथ देकर भेज दिया। अब तक तो वो सीएम को दे चुका होगा। तो उसके बाद यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट होने लगती है। सच में ये क्लाइमैक्स सीन लाजवाब है, देखने के लायक है। तो फाइनली जोश वेट्री को उसी तरह से मार देता है, मछली काटने की मशीन में डालकर इंदु को बचा लेता है। खैर कुछ दिनों बाद जोश के घर एक पार्सल आता है, एक बक्सा। जब इस बक्से को ओपन करते हैं तो इस बक्से के अंदर एंड्रयू का सर होता है और उसी तरह एक लेटर भी होता है। और इस लेटर में विजय सेतुपति ऐसा लिखता है कि टर्बो जोश, तुमने मेरे साम्राज्य में आकर उसे बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं जानते कि मेरे इस बड़े से साम्राज्य में वेट्री एक छोटा सा प्यादा है। अब मैं खुद तुम्हारे लिए आ रहा हूँ, रेडी रहना। इस तरह से वार्निंग होती है और ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।